लोग भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या समझ लें कि भाषा क्या है। भाषा विचारों या भावों के आदान प्रदान के साधन है। भाषा विचारों या अपने मन के भावों को प्रकट करने का एक साधन है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तब हम अपनी आवश्यकता अपने माता पिता या जिनसे पूर्ति होने वाला होता है उसे उसके सामने प्रकट करते हैं। यही भाषा है। इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं यानी व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझ लेते हैं। ये भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो पहले हम लोग मौखिक रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम बोलकर अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वह मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। मौखिक भाषा का उदाहरण भाषण, बातचीत आदि। अब हम लोग भाषा के दूसरा रूप यानी लिखित भाषा पर विचार करेंगे। तो जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जो व्यक्ति सामने नहीं होता है, दूर होता है। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, हम लोग मोबाइल द्वारा भी संपर्क कर लेते हैं या पत्र व्यवहार। जब हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं या जैसे समाचार पत्र हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश दुनिया में घटती है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें पत्र या समाचार पत्रों के द्वारा हम लोग उसको पढ़कर समझते हैं। तो ये लिखित भाषा है। इसको परिभाषा के रूप में इस तरह समझे, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा का रूप कहलाता है। जैसे पत्र, कहानी, समाचार पत्र आदि। जैसे लेखक और कवि की रचना हम लोग पढ़ते हैं, साहित्यकार की रचना पढ़ते हैं, तो वो लिखित रूप में होता है जिसको हम लोग पढ़ करके उसको समझ लेते हैं या अपने अध्यापकों के द्वारा समझते हैं, तो वह लिखित भाषा का रूप कहलाता है। इसके अलावे भी अन्य तरह की भाषाएं होती हैं, जैसे मातृभाषा। तो वह भाषा जिसे बच्चे अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के द्वारा सीखते हैं, तो वह मातृभाषा कहलाता है। मातृभाषा को परिभाषा के रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, वह भाषा जिसे बच्चे अपनी माता पिता या परिवारजनों से सीखते हैं, तो वह मातृभाषा कहलाता है। हो सकता है कि वह मातृभाषा हिंदी ही हो या दूसरी भी भाषा हो सकती है, जो आगे चल करके वह बदल भी जाता है। तो परिवार के द्वारा जो हम लोग जिस भाषा को सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा या राजभाषा। किसी भी देश में उसके संपूर्ण क्षेत्र में या अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली या समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसको परिभाषा के रूप में इस तरह समझे, किसी संपूर्ण देश में अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा
हिंदी है, वैसे दक्षिण भारत में लोग हिंदी, बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन समझते सभी हैं। और इस तरह हिंदी जो है हमारे पूरे देश की भाषा है, इसलिए यह राष्ट्रभाषा है। बोली, बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। एक ही राज्य या एक ही देश में बहुत सारे बोलियां हो सकती है, तो बोली की परिभाषा इस तरह हम कर सकते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जैसे ब्रज, मैथिली, भोजपुरी आदि। लिपि, लिखित भाषा के कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं, और उन वर्णों को जिस रीति से, जिस ढंग से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह किए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यहाँ कुछ भाषा और उसकी लिपियों के नाम दिए गए हैं, जैसे हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी फ्रेंच की लिपि रोमन है, इसी तरह पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। इस तरह देश में बहुत सारे, उर्दू की लिपि फारसी है, बहुत सारी ऐसी भाषा है जिनकी लिपियां अलग अलग है। हम लोग भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त किए। और व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के कारण हम भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं, उसको शुद्ध लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इसमें पहला है, व्याकरण पुस्तक जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 अंगों में बांटा गया है, और तीनों अंग के बारे में उसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रयोग और वर्णों के उच्चारण आदि के बारे में पढ़ेंगे या उस पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द की रचना, शब्दों के प्रयोग, उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्यों का परस्पर संबंध, वाक्य की शुद्धता अशुद्धता और विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। जो वाक्य रचना हम लोग करते हैं उसमें विभिन्न तरह के विराम चिन्हों का भी प्रयोग होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब आपको इस पाठ पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनमें से चुन करके इसको पढ़ना है। इसमें पहला है, हिंदी को डैश लिपि में लिखी जाती है। आप लिपि के बारे में पढ़ चुके हैं। और हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है यहाँ पर लिखना है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा होगा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, यहाँ लिखना है। भाषा लिखने की रीति को प्रयास करते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या करते हैं यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
और पढ़ करके ये दिए गए होमवर्क को हल करने का कोशिश करें।